भूमिका को हमें ऐसे लिखना होता है कि वो एग्जामिनर के अंदर एक उत्सुकता जगा दे, उसके अंदर आपके निबंध को आगे पढ़ने की इच्छा को जगा दे। कुछ लोग निबंध की ऐसी मरी हुई शुरुआत करते हैं कि एग्जामिनर के मन में निबंध के प्रति, निबंध की तरफ से वैराग्य जाग जाता है। अपने इन भावों को दबा देना ही बेहतर रहता है और एक संतुलित और सर्वमान्य सोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये एक अच्छी भूमिका साबित होगी और इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके से भूमिका बना सकते हैं। नमस्कार, यूपीपीसीएस कॉर्नर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ऐसे सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग ऐसे की फ्रेमिंग पर बात करेंगे। किसी भी ऐसे के तीन मुख्य भाग होते हैं, तीन मुख्य पार्ट होते हैं। पहला उसकी भूमिका या उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा उसकी मेन बॉडी और तीसरा उसका अंत, समापन, उपसंहार या कॉन्क्लूजन। एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि जो पहला प्रभाव होता है वही सबसे ज्यादा असर डालता है किसी के भी ऊपर, और वैसे ही वो इमेज आपकी बन जाती है उसके सामने। ऐसे ही किसी भी ऐसे की शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो एग्जामिनर के ऊपर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अक्सर एग्जामिनर भूमिका देखकर ही अंदाजा लगा लेता है कि ऐसे को आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और अगर आपके निबंध की भूमिका ही अच्छी नहीं है, भूमिका ही ऐसी है कि एग्जामिनर को उसे पढ़ के कोई उत्सुकता, कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट ऐसे के प्रति, निबंध के प्रति डेवलप नहीं होता है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपके ऐसे को पढ़े ही ना। और अगर ऐसा होता है तो भले ही आपने कितना अच्छा ही ऐसे क्यों ना लिखा हो, भूमिका के बाद का पार्ट आपने कितना ही सुंदर, कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो, वो आपको बिलो एवरेज मार्क्स ही देगा, क्योंकि उसने भूमिका पढ़कर ही आपके पूरे ऐसे के स्तर का अनुमान लगा लिया है। और बहुत से केसेस में उसने भूमिका के आगे आपके ऐसे को पढ़ा ही नहीं है। वहीं अगर आपने पहले ऐसे की भूमिका ही खराब लिख दी है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके उस पर्टिकुलर निबंध के साथ साथ आगे आपने जो दो निबंध और लिखे हैं उनमें भी वही सेम मार्किंग कर दे। और अगर ऐसा हो गया तो रिजल्ट का बंटाधार होना तय है। इसलिए इंट्रोडक्शन या भूमिका किसी भी निबंध का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। भूमिका को हमें ऐसे लिखना होता है कि वो एग्जामिनर के अंदर एक उत्सुकता जगा दे, उसके अंदर आपके निबंध को आगे पढ़ने की इच्छा को जगा दे। लेकिन अक्सर हम में से कुछ लोग निबंध की ऐसी मरी हुई शुरुआत करते हैं कि एग्जामिनर के मन में निबंध के प्रति, निबंध की तरफ से वैराग्य जाग जाता है। तो सबसे जरूरी बात अब ये सामने आती है कि एक अच्छी और इंटरेस्टिंग भूमिका आखिरकार लिखी कैसे जाए। तो ये ना तो बहुत कठिन है और ना ही बहुत आसान। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि निबंध लिखना और उसके ऊपर भी एक अच्छी भूमिका, अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना एक कला है, एक आर्ट है। और ये आर्ट भी बाकी आर्ट्स की तरह प्रैक्टिस मांगती है और प्रैक्टिस से ही आती है। लिखना एक ऐसी चीज है जो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद सीखनी होगी। हाँ, इतना हो सकता है कि कोई दूसरा अनुभवी और जानकार आदमी आपकी लिखी हुई चीज में क्या कमी है वो बता दे, क्या सुधार करना है वो बता दे, उसको और बेहतर कैसे लिखा जा सकता है वो बता दे। और आप उसकी बात को, उसकी सलाह को मानकर अपने निबंध में सुधार कर लें, अपने लिखने की शैली में सुधार कर लें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय के बाद आप भी अपने लेखन में, अपने निबंध में या जो भी चीज आप लिखते हैं, आंसर राइटिंग में, जीएस की बात अगर करें, उसमें सुधार महसूस करने लगेंगे। खैर, वो सब तो बात की बात है। पहले बात कर लेते हैं कि एक भूमिका लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। तो पहला सबक तो ये ध्यान रखिए कि भूमिका बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब भूमिका कितनी बड़ी या कितने शब्दों की होनी चाहिए उसके लिए एक नियम ध्यान रखिए कि निबंध की जो भी वर्ड लिमिट है, ऐसे की जो भी वर्ड लिमिट है, जैसे आरओ में ऐसे की वर्ड लिमिट 600 शब्दों की होती है, पीसीएस के एग्जाम में, मेंस में वर्ड लिमिट 700 शब्दों की होती है, और से ही यूपीएससी वगैरह में भी एक वर्ड लिमिट होती है। तो ये जो भूमिका है ये आपकी उस वर्ड लिमिट के 10 से 15% के आसपास ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको निबंध 600 शब्दों का लिखना है तो भूमिका 60 से 100 शब्दों के बीच की होनी चाहिए, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। वहीं अगर निबंध आपको 700 शब्दों का लिखना है तो भी अधिकतम 100 से 120 शब्दों तक आपको इंट्रोडक्शन को समेट देना चाहिए, भूमिका को इससे ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। भूमिका में क्या कंटेंट लिखना है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आगे का रास्ता निर्धारित होता है।
अक्सर लोग भूमिका में आगे निबंध में जो भी लिखने जा रहे हैं उसी को समरी के रूप में लिख देते हैं। निबंध में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज जीएस के आंसर्स में काम कर सकती है कुछ लेवल तक, लेकिन निबंध में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। भूमिका की शुरुआत आप किसी उद्धरण या कोटेशन से कर सकते हैं, किसी कहानी से कर सकते हैं, किसी दोहे से, श्लोक से, कविता से या रियल लाइफ इंसिडेंट से कर सकते हैं, किसी कंकरेंट कंटेम्पररी घटना से, समसामयिक घटना के उदाहरण से या परिभाषा से भी कर सकते हैं। इनमें से सबसे बेहतर तरीका किसी समसामयिक घटना का उल्लेख करके भूमिका की शुरुआत करना माना जाता है, जबकि परिभाषा से शुरुआत करने से हमेशा बचने की सलाह दी जाती है। यानी कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक आप निबंध की शुरुआत परिभाषा देकर ना करें। ये तरीका तभी अपनाएं जब कोई और रास्ता ना हो, यानी कि जब उस निबंध के विषय से संबंधित कोई कोटेशन यानी कि उद्धरण, कोई कहानी, कोई इंसिडेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके जहन में ना आए, तभी आप इस रास्ते को अपना, यानी कि ये सबसे आखिरी तरीका होना चाहिए किसी निबंध की भूमिका को शुरू करने का। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी कोटेशन, किसी कविता, किसी कहानी या किसी और एनेक्डोट वगैरह का यूज करें तो वो निबंध के सब्जेक्ट से, निबंध की थीम से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं लिख देना है। इसके बाद जब भी आप इस तरह से शुरुआत करें तो अगली एक दो लाइंस में उस कोटेशन को, उस कहानी को निबंध के साथ कनेक्ट जरूर करें, वरना वो कितना ही इंपॉर्टेंट कोटेशन या कहानी क्यों ना हो, बिना निबंध के साथ कनेक्ट किए हुए वो थोपा हुआ सा ही लगेगा। कोटेशन लिखते समय आप ये भी ध्यान रखें कि वो कोटेशन किसी ऐसे पर्सन का हो, किसी ऐसे व्यक्ति का हो जो समाज में क्रेडिबल हो। यानी कि किसी ऐसे आदमी का कोटेशन आपको इस्तेमाल करना है जो समाज में एक सकारात्मक और वजनदार छवि रखता हो, जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, जवाहरलाल नेहरू या ऐसा ही कोई और व्यक्ति। वो भले ही किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, राजनीति के क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, खेल के क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, लेकिन उसकी जो छवि हो वो सकारात्मक हो। मतलब कभी भी हिटलर या गोडसे, जिनकी समाज में निगेटिव छवि है, ऐसे लोगों का उल्लेख आपको नहीं करना है। अब हो सकता है कि किसी के मन में हिटलर या गोडसे के प्रति अलग भाव हो, लेकिन क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ अपने इन भावों को दबा देना ही बेहतर रहता है और एक संतुलित और सर्वमान्य सोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप किसी रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए भी निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर भुखमरी की समस्या पर निबंध आता है तो आप उसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ने वैश्विक स्तर पर भुखमरी की भयावह तस्वीर को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में 59 देशों के 28 करोड़ से अधिक लोग भूख से प्रभावित हैं, जबकि 2002 में लगभग 2.5 करोड़ लोग खाने की कमी से जूझ रहे थे। ये क्रेडिबल सोर्स का एक डेटा है जिसकी शुरुआत करके आप भुखमरी की जो भयावहता है उसको शुरुआत में ही आप बता देते हैं। फिर इसको निबंध से कनेक्ट करके आप अपना बाकी जो भी इंफॉर्मेशन निबंध में है, जो भी तरीका आपका लिखने का है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि आज जब पूरी दुनिया आधुनिकता के दौर में जी रही है, ये एक और भूमिका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर लिखने के लिए, कि आज जब पूरी दुनिया आधुनिकता के दौर में जी रही है, देश मंगल और चांद पर बस्तियां बसाने के प्रयास कर रहे हैं, वहीं इसी धरती पर भूख और कुपोषण एक विकट समस्या बनी हुई है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट हुंगुमो ने कहा है कि भूख मिटाने के लिए दुनिया के करोड़ों बच्चों को स्कूल की बजाय मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है। भुखमरी की यह समस्या केवल गरीब देशों तक सीमित नहीं है। अकेले भारत में 67 लाख बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं, जो कि सूडान और माली जैसे देशों से भी ज्यादा है। ये भी एक अच्छी भूमिका मानी जाएगी। यहाँ पर आपने डेटा दिया है, यहाँ पर आपने क्रेडिबल पर्सन का उल्लेख किया है और साथ ही साथ अपने देश की भुखमरी की समस्या को वैश्विक स्तर पर भुखमरी की समस्या के साथ जोड़ के आपने भूमिका को लिखा है और इसके बाद इसको कनेक्ट करते हुए आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप काल्पनिक कहानी, जरूरी नहीं कि आप अगर कोई घटना का उल्लेख करें तो वास्तविक ही हो, आप किसी काल्पनिक कहानी से भी निबंध की शुरुआत कर सकते हैं, किसी फिक्टिशियस स्टोरी से भी, फिक्टिशियस घटना से भी निबंध की शुरुआत कर सकते हैं।
जैसे अगर महिला सशक्तिकरण पर कोई निबंध आया है तो आप भूमिका में एक फिक्टिशियस कहानी लिख सकते हैं जिसमें किसी महिला के सशक्तिकरण के बारे में बात की गई हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक भूमिका की कि सुषमा देवी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। बचपन में शादी और उसके कुछ ही समय के बाद पति की मौत से दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी गरीब और अनपढ़ सुषमा देवी के ऊपर आ गई थी। इस कठिन समय में भी उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करके अपने पिछड़े गांव में प्रधान से कहकर स्कूल खुलवाया। उन्होंने न केवल अपनी बेटियों को पढ़ाया बल्कि खुद भी पढ़ाई शुरू की। उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उन्होंने न केवल शिक्षा बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं को जागरूक करने का काम किया। आज उनकी दोनों बेटियों में से एक डॉक्टर और दूसरी प्रशासनिक अधिकारी है और स्वयं सुषमा देवी अपने गांव की प्रधान है। सुषमा देवी ने साबित किया है कि महिला शिक्षा और संकल्प के माध्यम से अपना और दोस्तों का भविष्य बदल सकती है। इस भूमिका में आपने बताया कि एक महिला जो गरीब थी, अनपढ़ थी और जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था, उस महिला ने शिक्षा को एक माध्यम बनाया और शिक्षा को माध्यम बनाकर अपना और अपने आसपास के लोगों का और अपने ऊपर आश्रित अपनी बेटियों को कैसे सशक्त बनाया। जिससे जाहिर होता है कि हर महिला अपना सशक्तिकरण कर सकती है अगर वो जागरूक हो। ये एक अच्छी भूमिका साबित होगी और इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके से भूमिका बना सकते हैं। तो ये कुछ तरीके और उदाहरण थे जिनका प्रयोग करके आप अपने निबंध की भूमिका को सुंदर, इंटरेस्टिंग और जीवंत बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब चीजें मिलेंगी कहाँ से। तो उसके लिए आपको अपने आंख और कान खोल कर रखने हैं। सिविल सेवा के अभ्यर्थी को केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना होता है। अपने आसपास से जागरूक रहिए, अखबार पढ़िए, मैगजीन पढ़िए और चीजों को ऑब्जर्व करिए। आपको अपने आसपास ही ऐसी बहुत सी चीजें, ऐसी बहुत सी बातें मिल जाएंगी जिनका प्रयोग आप न केवल निबंध में, न केवल अपने जीएस के आंसर्स में, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में भी कर सकेंगे। तो आज हमने सीखा कि एक अच्छी भूमिका कैसे लिखी जा सकती है। अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि एक निबंध को बहुआयामी तरीके से, मल्टी डायमेंशनल तरीके से कैसे लिखा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने इससे क्या सीखा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।